नमस्कार दोस्तों। एमए पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले पहला प्रपत्र है यानी दूसरे सेमेस्टर का पहला प्रपत्र है भाषा विज्ञान और भाषा का इतिहास। तो आज मैं इस प्रपत्र के कुछ भाग में भाषा के इतिहास के संबंध में कुछ बातें आप लोगों से बताना चाहती हूँ। तो मैंने इसको दो भागों में व्यक्त किया है, भाषा का इतिहास और भाषा विज्ञान। वैसे भी भाषा विज्ञान पर मैं थोड़ी बातें कर चुकी हूँ आप लोगों से। तो आज भाषा का इतिहास पर हम विचार करेंगे। तो भाषा के इतिहास संसार की इसके अंतर्गत आते हैं संसार की भाषाएं और इसका वर्गीकरण। तो आप लोग जानते हैं संसार में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? उनकी निश्चित संख्या आज भी किसी को ज्ञात नहीं है। किसी भी विद्वान पूर्ण रूप से कितनी संख्या है ये नहीं बता सकते, लेकिन ऐसा अनुमान किया जाता है कि संसार में 7,000 के लगभग भाषाएं हैं। इसके आसपास भाषाएं बोली जाती हैं। तो पहले भोलानाथ तिवारी जैसे विद्वान 3,000 के लगभग भाषाएं बताई थी। तो हाल ही में के आंकड़े के अनुसार 7,000 के आसपास है। इसमें भी 3,000 भाषाएं तो खतरे में है। तो इस भाषाओं के संरक्षण संरक्षण के लिए भी हम भाषाओं के संबंध में पढ़ना हमें अनिवार्य है। तो वस्तु भाषाओं की निश्चित संख्या बताना असंभव है। क्यों असंभव है? क्योंकि यह वही बता सकता है जो सारी भाषाओं को जानता है। कोई भी सभी भाषाओं को जानने वाला नहीं है। सभी कुछ भाषाएं जानती हैं, लेकिन सभी भाषाओं को जानते हो और एक भाषा से दूसरी भाषा के अंतर से परिचित हो तभी हमें पूर्ण रूप से कितनी भाषाएं हैं ये बता सकते हैं। लेकिन वर्गीकरण से किसी वस्तु के अध्ययन में सहायता मिलती है, यानी हमें थोड़ी सुविधा मिल जाती है वर्गीकरण से भाषा के संबंध में पढ़ने में। तो इसलिए वर्गीकरण सहायता यानी अध्ययन की सुविधा के लिए हम भाषाओं का वर्गीकरण किया है। तो वर्गीकरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए। इसलिए भाषा विज्ञान की दृष्टि से यानी वर्गीकरण के अनेक आधार हो सकते हैं, लेकिन भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से यानी भाषा विज्ञान की दृष्टि से दो ही आधार माने गए हैं। एक है आकृति मूलक वर्गीकरण और दूसरा है पारिवारिक वर्गीकरण। तो आइए हम देखते हैं इसका वर्गीकरण किस प्रकार हुआ है। तो वर्गीकरण के आधार दो तत्वों के आधार पर है, यानी संबंध तत्व और अर्थ तत्व। तो हर भाषा के दो तत्व होते हैं, अर्थ तत्व और संबंध तत्व। तो अर्थ तत्व हर शब्द के पीछे छिपी भावना या संकल्पना से संबंध रखता है। तो क्या है ये अर्थ तत्व? अर्थ तत्व ने अर्थ शब्द से ही हमें मालूम पड़ता है इसका अर्थ क्या होता है। अर्थ शब्द का भी एक अर्थ है ना। किसी भी शब्द के पीछे एक अर्थ होता है, संपूर्ण शब्द के पीछे। उदाहरण के लिए मनुष्य, मनुष्य शब्द के पीछे एक अर्थ, एक भावना है। मनुष्य कैसा है, मनुष्य क्या है, इस शब्द के पीछे एक भावना है। उसी प्रकार जानवर, जानवर शब्द के भी इन सभी शब्दों के पीछे एक अर्थ छिपी रहती है। और संबंध इन शब्दों के परस्पर के संबंध, यानी सभी संबंधों को शब्दों को जोड़कर ही हम एक अर्थपूर्ण वाक्य का एक अर्थ निकाल सकते हैं। तो इन शब्दों के परस्पर के संबंध को हम क्या कहते हैं? संबंध तत्व कहेंगे। उदाहरण के लिए राम, रावण, मार, इसका कोई संबंध नहीं है, केवल शब्द ही है। इन सभी शब्दों का एक एक अर्थ है, लेकिन इन शब्दों में कोई संबंध नहीं होने के कारण हम इसे पूर्ण रूप से नहीं समझ सकेंगे। राम ने रावण को मारा, तो ने को आदि शब्द इस शब्दों के संबंध हमें बता सकते हैं। तो इसे संबंध तत्व कहते हैं। तो अर्थ तत्व को हम व्याकरण में प्रकृति कहते हैं और संबंध तत्व को प्रत्यय। प्रकृति और प्रत्यय के मेल से ही पद बनते हैं। तो अर्थ तत्व के आधार पर हम पारिवारिक वर्गीकरण करते हैं। अर्थ तत्वों की एक रूपता, समानार्थता आदि अनेक बातों के आधार पर संसार की भाषाओं का जो वर्गीकरण होता है उसे हम पारिवारिक वर्गीकरण यानी एक ही परिवार की भाषाएं बता सकते हैं, जिसे अंग्रेजी में जीनियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या ऐतिहासिक
वर्गीकरण ने हिस्टोरिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो ये है पारिवारिक वर्गीकरण। तो एक बात जरूर ध्यान रखें, अर्थ तत्व के आधार पर हम पारिवारिक वर्गीकरण करते हैं। तो संबंध तत्व के आधार पर कौन सा वर्गीकरण करते हैं? संबंध तत्व के आधार पर हम आकृति मूलक वर्गीकरण करते हैं। भाषाओं में प्रयुक्त विभिन्न संबंध तत्वों की एक रूपता आदि के आधार पर हम भाषा का जो वर्गीकरण किया जाता है उसे आकृति मूलक वर्गीकरण कहते हैं। और इसका एक दूसरा नाम भी है रूपात्मक। रूप आकृति सब शब्द एक ही अर्थ निकालते हैं, इसलिए रूपात्मक वर्गीकरण भी इसे कहते हैं। इसे अंग्रेजी में मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। आकृति मूलक वर्गीकरण में उन भाषाओं को एक साथ रखा जाता है जिनके पदों या वाक्यों की रचना का ढंग एक होता है। एक ही ढंग से पदों की रचना या वाक्यों की रचना होता है, ऐसी भाषाओं को एक साथ रखा जाता है। इस प्रकार इसका वर्गीकरण किया जाता है। ഒരേ ആകൃതിയിലുള്ള എന്നുവെച്ചാൽ സംബന്ധ തത്വം ഒരേപോലെയുള്ള ഭാഷകളെ ചേർത്താണ് आकृति मूलक वर्गीकरण ചെയ്യുന്നത്। पद या वाक्य की रचना को ध्यान में रखकर इस वर्गीकरण को पदात्मक या वाक्यात्मक भी कहते हैं, क्योंकि इस वर्गीकरण में हम पद को ध्यान में या वाक्य को ध्यान में रखकर इसका वर्गीकरण किया जाता है। ഒരു വാക്യം എടുത്തിട്ടാണ് അതിലെ വാക്യഘടന എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ വാക്യഘടന അതെങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് ഭാഷകളെ തരംതിരിക്കുന്നത്। അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വർഗീകരണം നമ്മൾ वाक्यात्मक അല്ലെങ്കിൽ पदात्मक എന്നും കൂടി പറയും। तो अंग्रेजी में इसे मॉर्फोलॉजिकल कहते हैं। आकृति मूलक वर्गीकरण के और भी दो भेद हैं। वह इन्हें दो प्रमुख भेद हैं, वह योगात्मक भाषा और अयोगात्मक भाषा। तो योगात्मक भाषा क्या है? जिन भाषाओं में अर्थ तत्व और संबंध तत्व का योग होता है, दोनों मिलकर रहते हैं, वे योगात्मक भाषाएं हैं। इसके उदाहरण हम आगे बता देंगे। तो अयोगात्मक भाषाएं क्या है? जिन भाषाओं में अर्थ तत्व ही अर्थ तत्व है, संबंध तत्व दिखाई ही नहीं देते। അർത്ഥതത്വം മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ, അതിന്റെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല। ऐसी प्रकार की भाषाओं को जिन दोनों का मेल नहीं हो सकता, ऐसी भाषाओं को अयोगात्मक। അപ്പോൾ അർത്ഥതത്വത്തിന്റെയും സംബന്ധ തത്വത്തിന്റെയും ആ ഒരു കൂടിച്ചേരൽ എന്നാണ് യോഗ എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. ആ കൂടിച്ചേരുന്ന ഭാഷകളാണ് യോഗാത്മക ഭാഷ. അത് രണ്ടും വേറിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ഭാഷകളുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഭാഷകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? അയോഗാത്മക ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത്. तो अयोगात्मक भाषाएं, तो ये क्या है अयोगात्मक भाषाएं? तो हम आगे स्पष्ट करेंगे। संसार में कुछ भाषाएं ऐसी होती हैं जिनमें अर्थ तत्व संबंध तत्व का मेल नहीं होता, अर्थात शब्दों के साथ प्रत्यय नहीं लगाते। तो हम सोच भी नहीं सकते ना, हमारी भाषाओं में तो दोनों तत्व हैं, പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ലാത്ത ഭാഷകളും ഈ ലോകത്ത് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്। അർത്ഥതത്വം സംബന്ധത്വം തമ്മിലുള്ള യോഗമില്ല, രണ്ടും കൂടി ചേരാത്ത ഭാഷകൾ। അർത്ഥതത്വം के स्थान के अनुसार उनको अलग पहचाना जाता है। എങ്ങനെയാണ് അത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? അർത്ഥതത്വം ഏത് സ്ഥാനത്താണ് പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചാണ് ആ ഭാഷകളെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്। സംബന്ധ തത്വം വേറെയില്ല, പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥാനം നോക്കിയിട്ടാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ സംബന്ധ മനസ്സിലാക്കുന്നത്। अर्थ तत्व संबंध तत्व का योग नहीं होता, इसलिए इन भाषाओं को हम क्या कहते हैं? जिनमें अर्थ तत्व और संबंध तत्व का योग नहीं होता, जिन भाषाओं में, उन भाषाओं को हम क्या कहते हैं? अयोगात्मक भाषाएं कहते हैं। यहाँ किसी भी शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो शब्द में संबंध तत्व के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि संबंध तत्व ही नहीं है, इसलिए संबंध तत्व में कोई परिवर्तन भी नहीं होते। तो वाक्य में स्थान के अनुसार शब्दों का अर्थ लिया जाता है। तो इसमें अर्थ कैसे लिया जाता है? संबंध तो नहीं है, तो हम कैसे अर्थ जानेंगे? तो स्थान के अनुसार, इसलिए इन ഭാഷാओं को स्थान प्रदान भी करते हैं। ഏത് സ്ഥാനത്താണ് ഒരു ശബ്ദം പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുന്നത്। അങ്ങനെയുള്ള ഭാഷകളാണ് അയോഗാത്മക ഭാഷയും। സ്ഥാനം നോക്കിയിട്ട് പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് സ്ഥാനപ്രധാന എന്നും കൂടി പറയും। സ്ഥാन प्रधान भाषाएं भी कहते हैं अयोगात्मक भाषाओं को। तो अयोगात्मक भाषा के उदाहरण देते हैं, इससे आपको स्पष्ट होंगे कि ये अयोगात्मक भाषा क्या है। तो चीनी भाषा,
तो आजकल तो सबसे अधिक चर्चा चीन के संबंध में हो रही है। तो हम देखेंगे चीनी भाषा क्या है? तो चीनी भाषा अयोगात्मक भाषा का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। ऐसी भाषाओं में व्याकरण ही नहीं होता। तो कितना अच्छा है ना, व्याकरण ही नहीं है। वाक्य में प्रयुक्त स्थान के अनुसार एक ही शब्द कर्ता, कर्म या क्रिया बन जाते हैं। हम तो हमारी भाषा से इतने तंग आ गए हैं, कर्ता है, कर्म है, व्याकरण है, लेकिन चीनी भाषा देखिए कितनी सुविधाएं हैं इसमें। व्याकरण नहीं है, कर्ता, कर्म, क्रिया सब एक ही शब्द बन जाते हैं। तो देखिए किस प्रकार हो जाते हैं, हमें अद्भुत होगा कि कर्ता, कर्म ये सब नहीं होता है, फिर कैसे हम भाषा को बोले जाते हैं। तो चीन में तो सब कुछ ऐसा ही है, वो सब कृत्रिम बना देते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान रखकर। तो नीचे उदाहरण में ता का प्रयोग देखिए, ता, लेन, एक चीनी भाषा के शब्द है ता, लेन, दो शब्द मिलकर तालेन। तो इसमें ता का अर्थ है बड़ा, तालेन शब्द का अर्थ है बड़ा आदमी, तालेन बड़ा आदमी। तो इसमें क्या, ता का अर्थ है विशेषण है, मैं आदमी को बड़ा कह दिया, आदमी का विशेषण है, इसलिए तालेन में बड़ा आदमी में ता विशेषण बनकर आते हैं। अगला शब्द देखिए लेनता, यानी आदमी बड़ा है। तो ता कहाँ हो गए, बाद में, लेन के बाद में हो गए। तो आदमी पहले आ गए, ता बाद में हो गया, आदमी बड़ा है। तो बड़ा यहाँ क्या हो गए, क्रिया हो गए हैं। नी त गो, तो आगे ता क्या हो रहे हैं, क्या कहा, तो मुझे मारता है। तो यहाँ मुझे अर्थ में ता का प्रयोग किया है। नी तान गो, तो मुझे मारता है, तो यहाँ क्रिया है। तो आगे मैं तुझे ता माने मारना, नी तान गो, तो मुझे मारता है, तो मारता यहाँ क्रिया है। तो ता का अर्थ होता है मारना। गो ता नी, मैं तुझे मारता हूँ। तो यहाँ देखिए ता का अर्थ मारता है, लेकिन मैं और तू दोनों के शब्द स्थान बदलने से अर्थ तो बदल गया, क्रिया के रूप में हो गया। नी और उनको अपने स्थान के अनुसार कर्ता या कर्म बनते हैं, अपने स्थान के अनुसार ये कर्ता या कर्म बनते। तो पहले नी तू है, वो आगे आगे के वाक्य में इनको സ്ഥാൻ बदल दिया. तो സ്ഥാൻ बदलने का രണ്ടും സ്ഥാനം മാറിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ അർത്ഥവും മാറി വന്നു. उसी प्रकार सेन चलना है, लियोन पूर्णता, सेन लियोन यानी चला, लियोन का अर्थ पूर्णता है, किसी भी शब्द के साथ लियोन करने से इसका पूर्णता आएगा। तो सेन लियोन माने चला। तो इस प्रकार एक अयोगात्मक भाषा का उदाहरण चीनी भाषा हम बता सकते हैं। अंग्रेजी भाषा में क्रिया से पूर्व प्रयुक्त संज्ञा करता है और क्रिया के बाद वाली संज्ञा कर्म है, यह अयोगात्मक भाषा का लक्षण है। चीनी के अतिरिक्त अफ्रीका की सूडानी, एशिया की मलई, अनामी, बर्मी, सियामी तथा तिब्बती आदि भाषाएं भी लगभग इसी प्रकार की है। अयोगात्मक भाषाओं का उदाहरण है ये सब। आगे हम योगात्मक भाषाओं पर चर्चा करेंगे। तो ये क्या है योगात्मक भाषा, हमने पहले ही चर्चा कर चुके हैं। अर्थ तत्व और संबंध तत्व का या प्रकृति और प्रत्यय का मेल अथवा योग से पदों की रचना हो तो ऐसी भाषाओं को क्या कहते हैं, योगात्मक भाषाएं कह सकते हैं। संसार की अधिकांश भाषाएं योगात्मक है। तो अधिकांश भाषाओं में ये अर्थ तत्व, संबंध तत्व है, कर्ता है, कर्म है और व्याकरण भी है। तो योगात्मक भाषाओं के 3 भेद है। तो अधिकांश भाषाएं योगात्मक है, इसके 3 भेद हैं। पहला है प्रश्लिष्ट योगात्मक भाषाएं, इनकॉर्पोरेटिंग। तो इसके संबंध में हम आगे चर्चा करेंगे, इन तीनों के संबंध में। और दूसरा है अश्लिष्ट योगात्मक भाषाएं, इन्फ्लेक्टिंग है। और तीसरा श्लिष्ट योगात्मक भाषाएं, सिंबल अग्लेटिनेटिव, सिंबल अग्लेटिनेटिव भाषा है श्लिष्ट योगात्मक भाषाएं। तो पहले हम चर्चा करेंगे प्रश्लिष्ट योगात्मक भाषाओं पर।
तो प्रश्लिष्ट योगात्मक भाषाओं में संबंध तत्व तथा अर्थ तत्व का योग इतना मिला जुला होता है कि उन्हें अलग अलग न तो पहचाना जा सकता है और न एक को दूसरे से अलग ही किया जा सकता है। तो उदाहरण के लिए शिशु शिशु से शैशव इसे अलग नहीं कर सकते। ऋजु से आर्जव, ऋषि से आर्ष आदि इसका उदाहरण है। इसे अलग अलग नहीं पहचाना सकता एक दूसरे से। संबंध तत्व और अर्थ तत्व मिलजुल कर आते हैं। तो इस प्रकार की भाषाओं को രണ്ടും ചേർന്ന് വരുന്നു. ശിശുവിൽ നിന്ന് ശൈശവം എന്നുള്ള വാക്കുണ്ടാകും. സമ്പൂർണ്ണമാണ് ശൈശവം എന്നുള്ള വാക്ക്. പക്ഷെ അതിന്റെ ആ സംബന്ധത്വത്തിന് ശിശു എന്നുള്ള സംബന്ധത്വത്തിൽ ചേർത്താണ് ശൈശവാക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിന് രണ്ടിനെയും വേർതിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഭാഷകളാണ് പ്രശ്ലിഷ്ട യോഗാത്മക ഭാഷ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. प्रश्लिष्ट योगात्मक भाषा के और भी दो भेद हैं, पूर्ण प्रश्लिष्ट योगात्मक भाषाएं और आंशिक प्रश्लिष्ट योगात्मक भाषाएं। तो पूर्ण प्रश्लिष्ट योगात्मक भाषाएं, इसमें योग पूर्ण रहता है, पूर्ण रूप से अर्थ तत्व संबंध तत्व में योग रहता है। इसका उदाहरण है दक्षिणी अमेरिकी की चोरोकी भाषा। ये पूर्ण प्रश्लिष्ट भाषा का उदाहरण है। नाते यानी इसका अर्थ है लावो, अमोकोल नाव, नित हम। हमारे पास नाव लावो कहने के लिए इन तीनों को मिलाकर नातो लिनिन कहते हैं। ये पूर्ण रूप से मिला हुआ है। इनको इस योग पूर्ण रहता है, इसको अलग अलग देखना मुश्किल है। इस प्रकार की भाषाओं को हम पूर्ण प्रश्लिष्ट योगात्मक भाष വേർതിരിച്ചറിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പൂർണ്ണമായും അത് ചേർന്നിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഭാഷകളാണ് पूर्ण प्रश्लिष्ट योगात्मक भाषा. आगे आंशिक प्रश्लिष्ट योगात्मक भाषा है. इसमें योग आंशिक या अपूर्ण रहता है. उदाहरण के लिए पिरनीस पर्वत के पश्चिमी भाग में बोली जाने वाली बास्क भाषा तो हम सुना भी नहीं है. इस प्रकार के भाषाओं के संबंध में हम पढ़ रहे हैं. तो देखिए दक्कार की ओत, मैं इसे उसके पास ले जाता हूँ. इसका क्या कहते हैं? दक्कार की ओत. नकारसो तो मुझे ले जाता है. हकारत मैं तुझे ले जाता हूँ. तो इन वाक्यों में केवल सर्वनाम और क्रियाएं हैं. तो इनसे ये योग तो अपूर्ण या आंशिक ही है, लेकिन इनसे हम പൂർണ്ണ രൂപ സേ योग नहीं मिलता. ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ചേർന്നിരിക്കില്ല, മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സർവനാമ ക്രിയകൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇതിന്റെ योग പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഭാഷകളാണ്. जिसमें जिस भाषा में योग आंशिक या अपूर्ण होता है, इस प्रकार की भाषाओं को हम आंशिक प्रश्लिष्ट योगात्मक भाषाएं कह सकते हैं. आगे अश्लिष्ट योगात्मक भाषाएं हैं. तो इस वर्ग में संबंध तत्व अर्थ तत्व से इस प्रकार जुड़ा होता है कि रेखा खींचकर उनको अलग किया जा सकता है. നമുക്ക് ശരിക്കും കറക്റ്റ് ഒരു വര വരച്ചിട്ട് രണ്ടിനും നമുക്ക് വേറെ വേറെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ചേർന്നിരിക്കുകയാണെന്ന് പറയാം. പക്ഷെ നമുക്കൊരു വര വരച്ചിട്ട് അപ്പുറം ഇപ്പുറം പറയും ഇതാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥതത്വം, ഇതാണ് അതിന്റെ സംബന്ധ തത്വം എന്ന് കറക്റ്റ് പറയാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയുള്ള ഭാഷകളാണ് അശ്ലിഷ്ട യോഗാത്മക ഭാഷ. പൂർണ്ണമായും ചേർന്നിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല. പ്രശ്ലിഷ്ടില് നമുക്ക് ആംശിക് പ്രശ്ലിഷ്ടിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് വേർതിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. പക്ഷെ अश्लिष्ट योगात्मक कृत्यमाയിട്ടൊരു വര വരച്ച് कृत्यമായിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. हिंदी इसी प्रकार की भाषा नहीं है, पर उसमें से समझने के लिए कुछ उदाहरण कोशिश दे सकते हैं. എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഹിന്ദി അശ്ലിഷ്ട യോഗാത്മക ഭാഷയല്ല, फिर भी എന്നാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഉദാഹരണം എടുക്കാൻ പറ്റും. സുന്ദരത, सुंदर प्लस ता, इस सुंदरता. मैंने, मैं प्लस ने, मैंने. तो इसमें एक रेखा खींचकर सुंदर के बाद एक रेखा खींचकर ता को अलग कर सकते हैं. इस प्रकार संबंध तत्व और अर्थ तत्व को भेद कर सकते हैं, लेकिन ये मिलकर ही आते हैं. इस प्रकार की भाषाओं को अश्लिष्ट योगात्मक भाषाएं कहते हैं. और अश्लिष्ट योगात्मक भाषाओं के भी कुछ भेद हैं. यहाँ 3 भेद बताए हैं. भाषाओं में प्रत्यय कई प्रकार के होते हैं. അപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്ന ആ പ്രത്യയങ്ങൾ സംബന്ധ തത്വ ആയിട്ട് വരുന്ന പ്രത്യയങ്ങൾ
പലതരത്തിലുണ്ട്. അത് എങ്ങനെയാണ് അതിൽ വരുന്നതെന്നനുസരിച്ചാണ് ഈ 3 ഭേദം. ये प्रत्यय कभी प्रकृति के पूर्व लगते हैं. അർത്ഥതത്വത്തിന് മുന്നേ വരുന്നതുണ്ട്. तब इन्हें उपसर्ग कहा जाता है. അതിന് ഉപസർഗം എന്നാണ് പറയുന്നത്. कभी ये शब्द के बाद लगते हैं. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഉദാഹരണം പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ശബ്ദത്തിന് ശേഷം വരുന്നുണ്ട്. तब इनका नाम प्रत्यय है. कभी ये शब्द के मध्य में लगता है. तब इसे मध्य प्रत्यय कहेंगे. इस आधार पर अशिष्ट योगात्मक भाषाओं के अनेक भेद हैं. अनेक भेद कर सकते हैं. पूर्व योगात्मक अथवा पूरक प्रत्यय प्रदान, मध्य योगात्मक अथवा मध्य प्रत्यय प्रदान, अंत योगात्मक या पर प्रत्यय प्रदान. तो आगे हम श्लिष्ट योगात्मक भाषाओं पर विचार करेंगे. श्लिष्ट योगात्मक भाषाओं में संबंध तत्व को जोड़ने के कारण अर्थ तत्व वाले भाग में कुछ विकार पैदा हो जाते हैं. സംബന്ധ തത്വ ഇതിൽ ചേർക്കുമ്പം അർത്ഥതത്വത്തിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസം വരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഭാഷകളാണ് സൃഷ്ടി യോഗാത്മക ഭാഷ. പണ്ട് സംബന്ധത്തൊക്കെ ചില കലക്കി മാലും പറ്റും. പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് വേർതിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും, വേറെ തന്നെ മനസ്സിലാവും. संस्कृत के स्वर की भाषाओं का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है. तो हम संस्कृत हम थोड़ी थोड़ी जानते हैं, तो हमें पूर्ण रूप से इसे समझ सकते हैं. जैसे वेद, वेद से वैदिक, വേദില് നമ്മൾ സംബന്ധ തത്വം ചേർക്കുമ്പോൾ വൈദിക് എന്നാകും. വേദിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസം വരും. അതാണ് പറഞ്ഞത് समाज से सामाजिक. दो अलग ही है, लेकिन इसको लगाने से अर्थ तत्व में थोड़ा परिवर्तन आता है. भूगोल से भौगोलिक आदि विशेषण रूपों में सृष्टि योगात्मक दर्शनीय है. सृष्टि योगात्मक भाषाओं के 2 उपवर्ग हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी. अंतर्मुखी सृष्टि की भाषाओं में जोड़े हुए भाग मूल के बीच में बिल्कुल खुल मिल जाते हैं, अर्थ तत्व से खुल मिल जाते हैं. सेमेटिक हेमेटिक कुल की भाषाएं इसी वर्ग के हैं. अरबी भी इसका अच्छा उदाहरण है. अंतर्मुखी की भी 2 भेद है, संयोगात्मक भाषा और वियोगात्मक अंतर्मुखी. बहिर्मुखी सृष्टि के अंतर्गत इन भाषाओं में प्रत्यय प्रकृति के बाद लगता है. बहिर्मुखी प्रत्यय प्रकृति के अर्थ तत्व शेषाण प्रत्यय വരുന്നത്. प्रत्यय के लगाने से प्रकृति में थोड़ा विकार आ जाता है. संस्कृत और उससे विकसित भाषा इस वर्ग में आती है. हिंदी का स्थान भी इसी वर्ग में है. तो हिंदी बहिर्मुखी श्लिष्ट भाषा में आते हैं. भूत से भौतिक, इतिहास से ऐतिहासिक. संस्कृत में गच्छति, गच्छामि, गच्छसि, ये सब इसका उदाहरण है. तो बहिर्मुखी सृष्टि के भी 2 भेद हैं, संयोगात्मक बहिर्मुखी सृष्टि और वियोगात्मक बहिर्मुखी सृष्टि. इस प्रकार भाषाओं का वर्गीकरण देख सकते हैं. तो आगे हम पारिवारिक वर्गीकरण पर विचार करेंगे. धन्यवाद.